नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आप कर रहे हैं आज यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट आज की जो है उनका एनालिसिस आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे आज यहाँ पर, और हम करेंगे सबसे पहले पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये आपका है सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? किस अधिनियम ने शर्तें निर्धारित की थी? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको देखें, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो किस संविधान से है? आयरलैंड से। ये सब क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं और ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे, अच्छे करके आए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके क्लास से ही आए हुए हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका ये 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम इनमें से कौन सा था? कौन सा इसका प्राथमिक परिणाम था? तो याद रखिएगा, यह था राजकोषीय नीति में सुधार। क्या था? राजकोषीय नीति में सुधार। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का, कल ही बता दिया था, जब कल शाम को एनालिसिस कर रहे थे तभी बताया था कि यह भी पूछा जा सकता है और पूछ लिया है। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है। आगे अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा आपका बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके आर्टिकल 19 में। तो ये आपको याद रखना है। आगे की जो आपकी तैयारी है एसएससी जीडी, उसके लिए आपके पास फौजी बेंच जो है ये लॉन्च किया गया है, उसे देख लीजिएगा। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपको आपके आने वाले एग्जाम में बताएगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे आप इन्हें जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसदीय प्रणाली, हमारे यहां कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है विधानमंडल के प्रति। किसके? विधानमंडल, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान हमारे पास है तो विशेषता है। द्विस्तरीय सरकार ये नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है त्रिस्तरीय सरकार। क्या है हमारे पास? जो है आगे के एग्जाम्स के लिए याद रखना, त्रिस्तरीय सरकार है। कौन सी है? त्रिस्तरीय सरकार है। एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो ये भी है। बस काम करो, एक बार इस क्लास को कर दो शेयर और एक बार इस क्लास को कर दो लाइक। क्या कर दो? एक बार कर दो इस क्लास को शेयर और एक बार कर दो आप सभी इस क्लास को लाइक, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े। अगला, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर है? आपसे पूछ रहा है एक हॉर्स पावर जो है ये लगभग कितने वाट के बराबर है? तो याद करो क्या बताया है, ये बताया है 746 वाट। कितना? 746 वाट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? रासायनिक और भौतिक अपक्रियाएं आपको बहुत पढ़ाई है, बहुत बताया है, बहुत से एग्जांपल दिए हैं। स्पेशली दूध और पानी का एग्जांपल इसके लिए दिया है और वही एग्जांपल आपका यहां पर पूछा है। पानी का भाप में रूपांतरण, ये क्या है? ये भौतिक क्रिया है। क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। बाकी के कागज जलना, भोजन और कोयला, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखनी है। अगला, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? आपको बताना है इनमें से किसका रोग है पायरिया। तो याद रखिएगा, ये रोग है आपके मसूड़ों का। किसका? ये जो रोग है ये होता है कहां पर? मसूड़ों में होता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम और जाइलम। याद करो साइंस की क्लास और फ्लोएम और जाइलम को याद करो साइंस की क्लास और फ्लोएम और जाइलम को याद करो। किसमें? तो याद रखिएगा ये पाया जाता है पौधे में। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संचलन करता है, जाइलम जल का करता है। याद आया?
याद आया कि नहीं? कमेंट में लिखकर बताओ कि हाँ याद आया। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? हमारे यहां जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कितने स्तर हैं? तो हमारे पास स्तर है 3। कितने? 3 स्तर हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गए आपके मैथ के क्वेश्चन। ये है आपका, अच्छा ये निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक। तो कौन सा? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। साइंस की क्लास याद करो, याद करो साइंस की क्लास। कहा था आपसे नोट बनाओ, जबकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपके एग्जाम में आपको तकलीफ होती ही रहेगी। इसी तरह से तकलीफ होगी अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। रेगुलर क्लास में आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और एग्जाम अच्छा कीजिए, और तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे, तभी संभव होगा। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? श्वेत और श्वेत का क्या अर्थ हो जाएगा? तो याद रखिएगा श्वेत होता है सफेद और श्वेत होता है आपका पसीना। क्या होता है? सफेद और पसीना। आगे, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। तो ये आपको याद रखना है। अगला, अनिल का पर्यायवाची, अनिल और अनल, अनल आग, अनिल हवा, कई बार बताया। सीधे क्लास से क्वेश्चन, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्लास से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप रेगुलर क्लास में रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे। क्या हो जाएगा? अनिल होता है आपका पवन का। किसका? पवन का। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? गुप्त, यानी कि जो होता है ना कि ये गुप्त बात है तो प्रकट कर दो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकट। गुप्त का क्या हो जाएगा? गुप्त का हो जाएगा आपका प्रकट। अगला, सद्भावना का संधि विच्छेद। संधि याद करो, जब संधि कराई थी, पहली ही क्लास संधि की थी, उसी में आपको जो स्वर संधि के जितने प्रकार थे और उनके जो नियम थे, और व्यंजन संधि के जितने प्रकार थे और उनके नियम थे, ये आपको कराए थे। और उसी में जो है ये एग्जाम्पल भी कराया था। सत प्लस भावना यानी कि सद्भावना। सत प्लस भावना यानी कि क्या हो जाएगा? सद्भावना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला इधर देखते हैं क्या है। इधर कुछ हो आपके लिए? अच्छा यहां तो कुछ नहीं है, ये तो अंग्रेजी का पैसेज है। चलो अगले नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? ये है आपके सामने मैथ। हाँ ये रहा, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? है द अनामलाई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? आपको बताना किस राज्य में हुई है। तो ये हुई है केरल में। कहां पर हुई है? ये हुई है केरल में। तो ये आपको याद रखना है। क्लास को शेयर करना है आप सभी को। क्या करना है? आप सभी को क्लास को शेयर और लाइक करना है। याद रखना है एक चीज याद रखना, ये जो आपकी क्लास है, ये जो आप एग्जाम देख रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स की राह सरल करेगा। अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें जीएस के क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाने वाले हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या स्तर है, ये अभी के जो एग्जाम है उनका स्तर बता रहा है, इसके लेवल का स्तर। पैट का एग्जाम एक अच्छा एग्जाम है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आईएनएस तरकस ने लाल सागर में फिल इन द ब्लैंक्स नौसेना के जहाजों अल्माज TC411 और निमेर TC413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। क्या नाम है उस अभ्यास का? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सूडान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सूडान। नौसेना के जहाजों के साथ ये किया है, तो ये आपको याद रखना है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित जो है शुभंकर है? तो ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता जागरूकता। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता जागरूकता। तो ये आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, चाहे जो हो जाए आपको इसे नहीं भूलना है। अगला,
और याद रखना ये जो करंट अफेयर है और ये जो जीएस है ये जरूर याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके एग्जाम है, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है और उसके लिए बैच भी है आपके पास फौजी बैच, अगर आप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। याद रखना ये जो आपका एग्जाम है, ये जो आप आज का एग्जाम हुआ है, ये आपके आने वाले एग्जाम की के लिए आपको रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पर चलना है। अगर आपने लापरवाही की है तो आने वाले एग्जाम के लिए अपनी कमर कस लो। याद रखना जब तक जो है आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, और उसके लिए आपको बैठना होगा, क्लास में आना होगा, पेन पेपर लेकर बैठना होगा और जो नोट्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। क्या हो जाएगा नया नाम? क्या हो जाएगा नया नाम? हो जाएगा आपका संभाजी नगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसद समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से संबंधित किया गया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ए यानी कि यूके। क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका यूके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? आपको बताना है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो है शुरू की है। कहां पर? तो याद रखिएगा केरल में। कहां पर की है? ये हो जाएगा आपका केरल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पूछ ये रहा है जो वज्र प्रहार जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये किस किस के बीच है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो याद रखिएगा ये होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। किसके? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं और आप जब एग्जाम देकर आए हैं तो आपको भी लिखकर बताना है कि आप इसका आंसर क्या लगाकर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, टाटा एंटरप्राइजेज और ओएनजीसी। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो के साथ। किसके साथ? इसरो के साथ ऐसा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत बार बताया है, बहुत बार ऐसा बताया है, कल भी क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी क्या है? कमेंट में लिखकर बताओ। याद रखिएगा जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी। आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इधर क्या हो जाएगा। इधर क्वेश्चन आपके लिए क्या क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद ही नहीं है? कई बार आपको बताया है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में नहीं है, और फिर भी अगर ये क्वेश्चन गलत करके आए होगे तो अपने आप को खुद ही चांटा मार लो, क्योंकि वो वाली बात है कि घर में कोई और मारेगा तो शायद निकल आ जाओ, ठीक है। बताओ जरा क्या हो जाएगा? किस राज्य में नहीं है? तो ये है किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस में है? कर्नाटक में ये है। तो ये आपको याद रखना है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? आपको बताना है इनमें से किस दिन को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर को बनाते हैं। किसको? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कौन झारखंड लिख रहा है? क्यों लिख रहे हो? तुम इससे अच्छा लिखो ही मत। झारखंड नहीं है, झारखंड ऑप्शन में लिखना, झारखंड लिखना नहीं है, याद रखना, ठीक है।
कर्नाटक लिखना है तो लिखो, रहने दो वरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इनमें से कौन सा एक है जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ए यानी कि कुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुर्ग को कहा जाता है। कला मथुरा से, फिल इन द ब्लैंक्स, कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। कौन सी? कजरी, लघु कला, सांझी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सांझी कला। क्या हो जाएगा? सांझी कला। तो ये आपको याद रखना है। आगे निम्नलिखित 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन है? 2014 में 29वां राज्य, जब भी जम्मू कश्मीर 2019 के बारे में बताया आपको तेलंगाना जरूर बताया है, पूछा है, बताया है, ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, पुराना नहीं है। तुमको लगता है क्वेश्चन पुराना हो गया, पुराना नहीं हो गया। देखो पूछ लिया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। और इनकी राजधानियां भी आपसे हमेशा पूछी है, ताकि एग्जाम में आए तो तुम कर सको। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी है? तो याद रखिएगा, जब भी महात्मा गांधी पढ़ाया है ये पुस्तक आपको जरूर पढ़ाई है। जब भी महात्मा गांधी पढ़ाया है ये पुस्तक आपको जरूर पढ़ाई है, ताकि आप याद रख सके। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम नोट्स नहीं बनाते, साणे बनते हो। दिक्कत ये है, तुमको ऐसा लगता है एक बार तुमने जो पढ़ लिया वो हो गया काम। तुमको ऐसा लगता है तुम ही ब्रह्मा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना। ठीक, चलो अगला। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की अधिकांश उत्सर्जित फिल इन द ब्लैंक्स को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये इनमें से किस अधिकांश उत्सर्जित फिल इन द ब्लैंक्स को अवशोषित करती है? किन्हें अवशोषित करती हैं? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा, किसे जो है ये अवशोषित करती हैं? तो याद रखिएगा, ये अवशोषित करती है अवरक्त, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन, या कि अपरक्त आपकी के विकिरण। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का गेम है? वॉलीबॉल इनमें से किस देश का गेम है? तो याद रखिएगा, ये नेपाल का है। कई बार बताया है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, इन सबके, और श्रीलंका, इन सबके राष्ट्रीय खेल आपको कई बार कराए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। और इसीलिए कहा है आपसे कि आप इनके नोट्स बनाओ। इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। बताओ फटाफट से। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या है। अब क्या है? ये है आपका गद्यांश। क्या है? ये हो जाएगा आपका गद्यांश। गद्यांश के आंसर में बता दे रहा हूं, अगर आप इसे पढ़कर लगा सकते हैं। अगर आप लगा के आए हो तो क्वेश्चन 54 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के सेवन की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कारण क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका कारण है यदा कदा पान सुपारी का सेवन। यही एक है जो आगे जाके कौन सा उचित कारण नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला। अब मादक पदार्थों के सेवन से कौन सा रोग होता है? तो इसमें अगर पढ़ोगे तो ये हो जाएगा ये सभी। इसी में अगर यहीं कहीं पर आपका यहां पर लिखा हुआ है, जहां सिरिंज वगैरह के बारे में बताया गया है, कोकेन लेते समय सिरिंज वगैरह जब लेते हैं तो उसके बारे में यहां बताया। देखो, लाई जाने वाली सुइयां एचआईवी का कारण बनती है ना, तो याद रखना, ये पूरा मैंने पढ़ा हुआ है और उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं। और आपको ये याद रखना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये सभी। अगला, आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का, जब मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो याद रखिएगा, बच्चों के मां बाप। ये ऐसा इसमें कारण दिया गया है। अगला 57, वस्तुओं के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण जो है क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण है मां बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि
किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, इस बात पर माँ बाप ध्यान नहीं देते और ये इसका एक कारण है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी 1, 2 और आपका 4। ठीक है, ये क्या है? ये प्रवृत्ति बालकों में मादक पदार्थों के बढ़ने से दिखाई देती है। ठीक है, एक मिनट, अनुशासनहीनता, बच्चों शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, ये नहीं है, दूसरा नहीं है, तो 1, 3 और 4 है। ठीक है, ये 1, 3 और 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्या है? ये भी है आपका गद्यांश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या सही जवाब हो जाएंगे जो आप लगाकर आए हैं। देखिए, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे और इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसके लिए रमेश यह बचत जोखिम वाली थी, शेयर खरीदना निवेश है, ये हो जाएगा सही जवाब आपका बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सही जवाब बी। तो ये आपको याद रखना, ये गद्यांश है। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं मैं 60 की अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये है आपका ए। 1, 3 और 4 क्या है? 1, 3, 4 अशुद्ध है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है निवेश का उदाहरण नहीं है? तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये सेविंग का किसका? निवेश का उदाहरण नहीं है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो निवेश की जो सही विशेषताएं हैं 62 के हिसाब से यह हो जाएगा आपका 1 और 4। निवेश में दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकने और निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, ये इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर कुछ है आपके लिए। हाँ ये है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है यह है आपका सोने के गहने खरीदना। ये क्या है? ये निवेश का एक उदाहरण है। और क्लास को शेयर कर दीजिए और आपको इसे लाइक करना है। क्या करना है? आपको इस क्लास को शेयर और लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास के साथ जुड़ पाए। ठीक है, चलिए अगला। और याद रखिएगा यही एग्जाम है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी करेगा। अगर अभी भी नहीं समझे, अगर अभी भी नहीं सुधरे या ना अपने आप को समझे तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम को समझो। ठीक है, चलो आगे। यहां तो नहीं है, यहां कुछ हो आपके लिए। चलो ठीक, देखो ये वाला मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा ये हुआ है निरंजना नदी के किनारे। किसके किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ये क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी है थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो ये की थी कन्नौज। यहां पे ऑप्शन है आपका कन्नौज। क्या है? कन्नौज। तो कन्नौज में की थी। ठीक है, ये भी कई बार आपको बताया, कई बार बताया, मैराथन में ही बताया। अभी जो मैराथन हुई है इसमें आधे ज्यादा क्वेश्चन आपके मैराथन के ही हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो ये किसकी थी? मराठों की थी। किसकी? मराठों की थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इनमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी है उसकी मूर्ति के लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा मोम लोपी ढलाई का, जिसे बोलते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं? कास्टिंग। ये आपको याद रखना है। लला वो क्या था? वो पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन था, ना कि कुछ और। तो अपने आप को ज्यादा होशियार ना मानो, उसमें पैराग्राफ में जो लिखा था ना उसके हिसाब से आंसर था वो। आगे, पूर्ण राजस्व की मांग करने वाली प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले इनमें से कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक। नहीं सॉरी, ये तो होम रूल लिख के लिए थे, ये थे हसरत मोहानी। कौन हो जाएंगे? हसरत मोहानी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा की बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यही है।
और यह क्वेश्चन कई बार आया है, एक बार कमेंट में लिखकर बताओ, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था यह बताना है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? तो याद रखिएगा अंग्रेजी। किसकी? अंग्रेजी की। यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की उत्सुकता उन्होंने दिखाई थी, ठीक है। 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा है? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना और शक्ति का विभाजन। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या किया था इन्होंने प्रांतों में क्या अंतिम अधिकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियां। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसने की है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया था ताकि उन्हें लगता था हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। कहां पर है? यह है आपका पहला, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? इनमें से कौन सी जगह है जहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है? तो यह हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। तो यह विभाजित किया गया है 24। कितने? 24 टाइम जोन। टाइम जोन जब पढ़ाए थे तब याद करो। अगला, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इनमें से अगर रुग्णता की बात करें, किसकी? रुग्णता, मोर्बिडिटी की, तो ये इसका क्या नहीं है? ये इसका जो जनसंख्या परिवर्तन है उसका घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा कवरत्ती। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कवरत्ती। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका स्थिरता के साथ विकास। यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास किसके साथ था यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ था। किसके साथ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ था। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र। ये व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह दोनों के लिए है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। पिछली बार जब इसमें आग लगी थी तब यह नाम बहुत आया था। क्या था? इसे कहते हैं अमेजन वर्षावन। किसे? अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अमेजन वर्षावन जो है ये कहां पाए जाते हैं? एक बार कमेंट में लिख दो और इस क्लास को शेयर कर दो। ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी पहली शिफ्ट। क्या हो गई? पहली शिफ्ट। चलिए दूसरी शिफ्ट देखते हैं, है ना। दूसरी शिफ्ट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने। क्वेश्चन है वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपने क्या इसका आंसर लगाया है ये आपको बताना है। ये लॉन्च किया गया है एस मनी के द्वारा। किसके द्वारा? एस मनी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? पड़ोसी द्वीप कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आपका श्रीलंका और एक हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। चलिए आगे। अरे हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है? इनमें से कौन सी राजधानी क्या है? ओमान की कौन सी राजधानी है? और अगला है आपका निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ये दोनों आपको बताने हैं। पहला पूछ रहा है ओमान की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी मस्कट। और अगर वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो यह शुरू किया गया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या है? यह है आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? कितनी बार बताया है आपने? इसका जवाब सही लगा के आए होंगे, उम्मीद करता हूं। कौन है? गणेश महावलंकर, जीबी महावलंकर। तो ये आपको याद रखना है। भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब? 1 मई को जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर, राजस्थान का सफेद शहर, पिंक सिटी और ब्लू सिटी राजस्थान की किसे कहते हैं? कमेंट में लिखो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। याद रखिएगा। और एक बैच है आपके लिए जीडी के लिए, है ना, फौजी बैच, एसएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, तो वहां आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल राजधानी नहीं है। आइजोल किसकी राजधानी है बताओ? आइजोल जो है यह किसकी राजधानी है? यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ फटाफट से। आइजोल किसकी है? तो याद रखिएगा आइजोल है मिजोरम की। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बेसबॉल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेसबॉल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? तो प्रदूषण और एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए आगे, संगाई महोत्सव कहां है? किस राज्य में जो है संगाई महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य का है संगाई महोत्सव? तो याद रखिएगा जो संगाई महोत्सव है ये कहां का है? ये है आपके मणिपुर का। अपना एग्जाम जो तुम देकर आए हो उसे चेक कर लो, और जिन बच्चों के एग्जाम नहीं थे वो बच्चे याद रखें कि इस तरह के एग्जाम आपके आने वाले टाइम में पूछेगा। चलिए गद्यांश के जल्दी से मैं आंसर बता देता हूं क्या क्या है। गद्यांश पूरा पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? देख लो तुम्हारे सेट में कौन सा है, और इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। कौन सा सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर है ये आपको बताना है, तो यही इसका सबसे तर्कयुक्त उत्तर है। निम्नलिखित में आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं देती है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, और आज के नेता अपनी सेवा करने के लिए आते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आपका 15। ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये आ जाए जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ये इनका सबसे परम उद्देश्य है, ताकि ये चुन लें और बाद में अपना काम जो ये करते हैं वो बड़ी तसल्ली से कर सकें। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद के बाद आजकल के अधिकांश नेता वोट पाने के लिए जनता की किस दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो यह है चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीजें देने का वायदा। जो मुफ्त चीजें देते हैं ना कि आप हमें अगर जिता देंगे तो हम ये कर देंगे, हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको वो फ्री दे देंगे। ये सब चीजें क्या करती हैं? अगर देखा जाए वास्तव में तो ये चीजें आपको ही बर्बाद करती हैं। अगला, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, ये उनका स्वार्थ होता है, ठीक है। चलिए एक और गद्यांश है, इसके लिए क्या क्या हो जाएगा जवाब?
पहला क्वेश्चन है, हमारा जीवन कब निराशा से अंधकार में भर जाता है? गद्यांश को देखते हुए इसका उत्तर देना था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है यह है, हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो याद रखिएगा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, लगातार रचनात्मक विचारों पर अपने जो मस्तिष्क द्वारा जो मस्तिष्क है उसमें जो विचार आ रहे हैं उन्हें लगातार रचनात्मक जो विचार है उनमें बदलना। निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? इनमें से कौन सा वर्ग है जिसके सभी भाव क्या हैं? रचनात्मक हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक और होगा आपके लिए, एक और होगा ये रहा, हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो हम कब होते हैं? तो याद रखिएगा ये होते हैं जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो ये थे आपके गद्यांश। अब आगे हम चल रहे हैं जीएस पर। कहां है जीएस? आजा भाई। ठीक, चलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं, चलिए हो कहां है? अच्छा ये रहा। जैन का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा ये है अहिंसा। क्या है? ये है अहिंसा। जल्दी से अच्छा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? क्या लगाया आपने, बताओ। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा? तुमको बड़ी बात नहीं लग रही? एक बार वो उतना पूरा गद्यांश ये सोच के जाना और पूरा एक गद्यांश पढ़ना। पता चला 15 मिनट गुजर जाएंगे हवा में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, और दोबारा पढ़ने बैठे तो फिर से 10 मिनट गए, और फिर एक बार पढ़ोगे तो 5 मिनट फिर से गए, आधा घंटा। तो 2 घंटे में आधा घंटा तो तुम्हारा एक पैराग्राफ पढ़ने में गुजर जाएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। चाहे कितना भी रिपीट हो, गद्यांश तो तुमको पढ़ना ही पड़ता है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस शासक में? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि ली थी। अगला ये है आपका दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजियों ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, 1290 से 1320 के बीच। ठीक है, अच्छा, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा किया, कुशासन की जो है कुप्रशासन का जो आरोप लगाकर, यानी कि राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से इसका आरोप लगाकर। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। कल ही बताया है, कल ही बताया है। क्या है? आज सुबह भी बताया है। तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि लोथल। ठीक, चलिए अगला है आपका बंगाल में फिल इन द ब्लैंक्स आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। खिलाफत, सबने स्वदेशी और डांडी मार्च, इनमें से कौन सा एक आंदोलन है जिसमें भारत के लिए झंडा डिजाइन किया गया था? यह था स्वदेशी। क्या था? स्वदेशी आंदोलन। अगला, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च फिल इन द ब्लैंक्स में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। आपको बताना है कब। तो जो खिलाफत समिति है यह गठित हुई है आपकी 1919 में। कब गठित हुई है? तो 1919 में यह गठित हुई है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की संख्या थी? तो याद रखिएगा उनके साथ मिला के थे 7। उनके मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य को मिला लें तो 7 थे। इसके बाद 1977 में इनकी संख्या बढ़ाई गई थी, उससे पहले ये संख्या नहीं बढ़ी है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? इनमें से कौन है जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की है? तो ये हो जाएंगे सिपाही, इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक,
चलिए आगे याद रखिएगा, अगले एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये सब याद रखना है। आने वाले जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए, और जो बच्चे आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, तुम्हें अपनी बुद्धि खोलनी होगी। इन जो क्वेश्चंस है, जो ये है, इसे देखकर आपको समझ में आएगा कि क्या गलती आपने की है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में अभी तुमने झेली है, क्या है? ये है लू। क्या है? ये है आपकी लू। तो ये आपको याद रखना है। अगला, भारत में मानक यामोत्तर कल ही बताया है, क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? इनमें से कौन सी वह घटना है जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? तो यह था क्रिप्स मिशन। ये 42 में आया था और यह विफल हो गया था। इसके विरोध में जो है ये चलाया गया था। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है जो कि भारत में है? पूरी तरह से भारत में सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। तो ये आपको याद रखना है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल से जोड़ा जाता है। कौन सा मॉडल है? नई आर्थिक नीति 1991 में कौन सा रिफॉर्म लिए? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि इसमें कम से कम, मतलब अगर किसी कंपनी में कितना प्रतिशत हिस्सा सरकार का होना चाहिए तब उसे क्या कहेंगे? उसे सरकारी कंपनी कहेंगे। और इसके लिए चाहिए 51%। कितना? 51%। अच्छा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो याद रखिएगा ये है सीतापुर में। कहां पर? सीतापुर में है नैमिषारण्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा? आगे आपका कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था। कहां पर? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी है? नाबार्ड। अगर आप में से किसी को नाबार्ड की फुल फॉर्म याद है तो एक बार कमेंट में लिखकर बता दो। अगला क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों में निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो रुपए का मूल्य इसकी ओर दिया गया, आर्थिक नीति की असफलता इसकी ओर दिया गया, भारतीय मुद्रा भंडार के संकट इसकी ओर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी। तो ये आपको याद रखना है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो जो हॉलमार्क है ये प्लेटिनम, चांदी और सोना, यानी कि जो जेवर है इनके लिए किया जाता है। किसके लिए? जो जेवर हैं इनके लिए इसका हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन है? प्रिंस रॉय। बहुत अच्छे। चलो, तुमने कम से कम इस बात को सीरियसली लिया है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म लिखनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला है, पूछ रहा है आपसे कि वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियां निर्माण करते समय ध्यान में रखना है, कितनी बार बताया है? बहुत बार। क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डीपीएसपी। अगला क्या है? अगला है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें उल्लेखित किया गया है भाग 4 का में। अच्छा, एक टेस्ट दे दो, बताओ जरा कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बात करता है? तो यह बात करता है संघ की राज्यसभा के बारे में। किसकी? संघ की राज्यसभा के बारे में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अगर बात करूं तो अनुच्छेद 110 जो है यह धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे, इनमें से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? विविध और 7 रंग हैं और इनमें से एक भी रंग सफेद नहीं है। सफेद तो प्रकाश का पुंज होता है, ये 7 तो मिलकर सफेद बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अगला, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा आर्गन नहीं है। क्या नहीं है? आर्गन नहीं है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही उम्र है? तो ये हो जाएगी 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष सही उम्र है, जहां पर जो न्यायाधीश है ये क्या होता है? ये जो है अपना पद छोड़ देता है। पौधों में पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं? तो जो प्राप्त होते हैं ये होते हैं आपके, कहां पहुंच गया? रुको एक मिनट। यहां नहीं थे, इससे ऊपर थे। अच्छा, ये भी, ये तो हो गया।
ये क्या है? तो पौधों में अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है, मिट्टी से। कहां से ये प्राप्त होते हैं? कहां से? मिट्टी से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से? नहीं, इनमें से कोई नहीं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से? तो हां, इससे ये संबंधित है। किससे? इससे ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा आपका ये धरेश। धरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, धरेश का जो संधि विच्छेद है ये हो जाएगा आपका धरा प्लस ईस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धरा, अच्छा सॉरी, ये वाला बड़ा वाला ही, धरा प्लस ईस। ऐसे ही नरेश जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनली और अली, ये डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन है, जब पैट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। क्या है? अली होता है भौरा, अली होता है सखी। अली सखी और अली भौरा। अगला, नागर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? इनमें से नागर का पर्यायवाची क्या है? तो याद रखिएगा, नागर का एक पर्यायवाची चतुर होता है। क्या होता है? नागर का एक पर्यायवाची चतुर भी होता है। तो ये आपको रखना है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ, कोलू का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है? ये होता है कोलू का बैल। अच्छा, इधर ये तो अंग्रेजी है, चलो अपने सर से ऊपर से जाएगी, है ना। चलो, मतलब इतनी भी नहीं जाएगी, बिल्कुल मजे मत ले लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 93, पूछ रहा है भारतीय तकनीक एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ समझौता किया है। कौन सी? तो ये हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया। फिल इन द ब्लैंक। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूस। किसने? रसिया ने। और रोसाटोम पर आधिपत्य किसका है? तो रसिया का ही है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में फिल इन द ब्लैंक्स राज्य शीर्ष पर है। तो ये है उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। और U2 ग्रुपिंग से कौन संबंधित है? तो यह है भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका ये, निम्न में किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है? रामपुर, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो हाल ही में ये यूरेनियम खनन भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं, आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो यह है नागालैंड में। तो यह आपको याद रखना है। और अगर आगे बात करते हैं हम 900 की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। समाज सेवा और लोक प्रशासन, तो यह हो जाएगा आपका लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका लोक प्रशासन। तो यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, और याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि आप सभी के लिए जो बैच है, ये कौन सा? ये जो आपके लिए फौजी बैच है वही लॉन्च किया गया है आपका, जिसमें आपके लिए दिवाली और छठ के अवसर पर आपको जो है छूट दी जा रही है। 250 का ये आपके लिए सिर्फ बैच है। कितने का? 250 का। यहां आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और जो हिंदी है ये आपकी यहां पर पढ़ाई जाएगी। 2022-2023 के लिए बैच है। अगर आप 23 में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो सफलता है ये आपके जो है कदमों में पड़ी हो, तो उसके लिए जो है आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। यहां पर क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से यहां पर आपकी क्लासेस चलेंगी। जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं से बहुत कुछ तक जो है ये बैच आपको लेकर जाने वाला है। अज्ञ से विज्ञ तक आपको ये लेकर जाएगा, याद रखिएगा। तो इस बैच के साथ आपको जरूर जुड़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका बैच है, एसएससी जीडी 2022। एकदम बेसिक से यहां पर जो है आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये आपको याद रखना है, 499 का है, पर आपको इतना पे नहीं करना है, सिर्फ 250 जो है ये पे करना है। और ये सिर्फ दिवाली और छठ तक ही
क्या है, छठ तक ही आपके लिए वैलिड है। इसके बाद जो है इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये 250 जो है इसका लाभ जो है आप यहां पर उठा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या करना है, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आपको इसे लाइक करना है, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। याद रखना कौन सा, क्या नाम है, फौजी बैच। और एक चीज और याद रखना, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां और भी आपके बैचेस हैं जो आपके लिए चल रहे हैं और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।